वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक हियर ऑन यूट्यूब चैनल एंड आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 15 जो MCQs हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं किसके, मेटाबॉलिज्म। बेसिकली मैं फोकस यहाँ पर करने वाली हूँ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म पर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनके ऊपर बेस्ड 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो इम्पोर्टेंट हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि CSIR नेट, ICMR नेट, DBT JRF, टिफर, या आप जितने भी MSc के एग्ज़ाम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो। CSIR नेट की अगर मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन B के लिए है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन C। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन मैनी यूनिक कोएंजाइम, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो क्या कर रहा है, बहुत सारे यूनिक कोएंजाइम्स को कैरी कर रहा है, सच एज कोएंजाइम M, जैसे कि कोएंजाइम M एंड कोएंजाइम F420। तो ऑप्शंस दिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर मैथेनोट्रोप्स यानी कि मैथेन ऑक्सीडाइजिंग माइक्रोब्स, नेक्स्ट है मैथेनोजेंस यानी कि मैथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और डी ऑप्शन से यहाँ पर एसिटोजेंस यानी कि एसिटोजेंस क्या होते हैं, एसीटेट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो यहाँ पर क्या जो सही आंसर है, जिसमें क्या मिल रहे हैं, यूनिक कोएंजाइम मिल रहे हैं, जैसे कि M एंड F420। तो इसका यहाँ पर आंसर है मैथेनोजन, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैथेन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग द कार्बोक्सिलेशन फेज, यानी कि कौन से फेज में, कार्बोक्सिलेशन फेज में, किसके केल्विन साइकिल के जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कंबाइन करती है किसके साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन है राइबोलोज 1,5 बिसफोस्फेट के साथ, या फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के साथ, या फिर पायरुविक एसिड के साथ, या फिर ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पर राइबोलोज 5 फॉस्फेट के साथ कौन बाइंड करती है, CO2 बाइंड करती है किस फेज में, कार्बोक्सिलेशन फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाई एनर्जी ट्रांसफर कंपाउंड आर कैपेबल ऑफ, यानी कि हाई एनर्जी यानी कि वो कंपाउंड जिनमें क्या है, एनर्जी का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, वो किस चीज़ की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऑप्शन से यहाँ पर एक्सेप्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, यानी कि वो ज़्यादा अमाउंट में फ्री एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसको, फ्री एनर्जी को। सी ऑप्शन है यहाँ पर मेज़र फ्री एनर्जी को मेज़र करते हैं। डी ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन जो है बी, ट्रांसफरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी। ये क्या करते हैं, जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं इनका क्या काम करते हैं, ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है ट्रांसफ़र करने की, कि ये जो फ्री एनर्जी होती है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है, द रिएक्शंस ऑफ सेल दैट आर कैरिड आउट फॉर कैप्चरिंग एनर्जी आर कॉल्ड, यानी कि वो रिएक्शन किसकी, सेल की, जो क्या कर रही हैं, कैरी कर रही हैं एनर्जी को। ठीक है, क्या कर रही है मतलब बेसिकली एनर्जी को कैप्चर करने के लिए हो रही हैं बेसिकली वो रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कैटाबॉलिज्म को दूसरी लैंग्वेज में, कि ये एक तरीके का क्या है, मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, टू टाइप का होता है। क्या होता है मेटाबॉलिज्म, टू टाइप का, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, जब कोई भी प्रोडक्ट डिवाइड हो रहा है बेसिकली किस में, एक से ज़्यादा पार्ट में, ठीक है, तो वो कैटाबॉलिज्म होगा। अगर मैं कैटा वर्ड को हिंदी में बोलूँ तो कैटा मतलब काटना, यानी कि जब कोई चीज़ कट रही हो, छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड हो रही है, जैसे कि आपको ग्लाइकोलाइसिस का एक प्रोसीजर याद होगा, मतलब एक स्टेप याद होगा जिसमें क्या हो रहा है, यस, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से क्या बनता है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन पायरुवेट एंड ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एंड एनाबॉलिज्म क्या है, जब बहुत सारी छोटे छोटे प्रोडक्ट से वापस से क्या बन रहे हैं, एक लार्ज
प्रोडक्ट बनता है। जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोक्सीसीटोन पायरुवेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या बन रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। तो वो क्या हो गया, एक तरह के एनाबॉलिक पाथवे। और ये क्या हो गया, मतलब ये स्टेप क्या सा हो गया, एनाबॉलिक स्टेप, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सीसीटोन पायरुवेट से 1,3 बिसफॉस्फेट बन रहा है, 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। और कैटाबॉलिज्म पाथवे में जब 1,6 बिसफॉस्फेट से क्या बन रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड यस डिहाइड्रोक्सीसीटोन पायरुवेट। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि है द ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल इज यूज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन डैश इज द सोल कार्बन सोर्स। यानी कि जो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं, जब क्या हो रहा है, इनमें क्या कार्बन सोर्स यूज़ हो रहा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एसीटेट, देन नाइट्रेट, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑल ऑफ दीज। तो जब एसीटेट एज अ कार्बन सोर्स यानी कि मेन कार्बन सोर्स की जैसे यूज़ होता है, तो क्या होता है, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जो कि है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू NH4 अकर्स वाया द प्रोसेस ऑफ, यानी कि N2 का जो क्या हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है किसमें, NH4 में। ये क्यों होता है, रीज़न है इसका एसिमिलेटरी नाइट्रोजन नाइट्रेट रिडक्शन के कारण, ट्रांसएमिनेशन के कारण या फिर डीएमिनेशन के कारण या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसकी वजह से क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है एटमॉस्फेरिक N2 का, किसमें, NH4 में। नेक्स्ट है यहाँ पर TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल फंक्शनिंग। क्या होता है उसका फंक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन या फिर एम्फीबॉलिक रिएक्शन या फिर नन ऑफ दीज। तो ये क्या, इसमें क्या सी होती है, दोनों होती हैं, एम्फीबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। एम्फी मीन्स दोनों, बोथ, ठीक है। इसमें कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक दोनों। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है Entner-Daedoff pathway is found in aerobic prokaryotes, anaerobic prokaryotes, both A and B, या फिर aerobic eukaryotes। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है यहाँ पर 8 का, वो देखिए, अगर मैं ED पाथवे यानी कि एंटनर-डायडॉफ पाथवे की बात करूँ तो वो प्रोकैरियोट्स में मिलता है। और मतलब प्रोकैरियोट दोनों ही टाइप के, चाहे वो एरोबिक हैं चाहे एनारोबिक है, दोनों में ही मिलता है, बट यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ A एंड B, क्योंकि A और B दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, D बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन एरोबिक रेस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैप्चर्ड बाय, यानी कि जो मोस्ट ज़्यादातर एनर्जी होती है कब, एरोबिक यानी कि एयर की जो प्रेजेंस में रेस्पायरेशन हो रहा है ग्लूकोज का, वो किस में कैसे होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलते हैं, सॉरी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं, ATP। तो इसमें एक ही ATP मिल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH, यानी कि जब NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसमें हमें अप्रोक्स 3 मतलब 2.5 to 3 ATP मिलते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड देन द एंजाइमेटिक फॉर्मिक हाइड्रोजन लाइसिस। तो इसका जो आंसर है वो है B, क्योंकि उससे हमें अप्रोक्स 3 ATP मिल जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है द कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या है, द कैटाबोलिक रिएक्शन पेंटोज फॉस्फेट एग्जिस्टिंग, यानी कि जो क्या है, कैटाबोलिक रिएक्शन है जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेंटोज फॉस्फेट, वो कैसे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ में, या फिर किसी में भी नहीं। तो जो ये रिएक्शन है वो दोनों में मिलती है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, एंटनर-डायडॉफ पाथवे इज नॉट फाउंड इन, यानी कि जो ED पाथवे है वो किस में नहीं मिलेगा, अभी हमने ये क्वेश्चन सेम डिस्कस किया था। मिलेगा किस में, एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में, लेकिन किस में नहीं मिलेगा, वो है यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, यूकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ATPase, यानी कि ATPase क्या है, सिंथेसाइज ATP कैप, बेसिकली मैं बता देती हूँ, ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं आप देख रहे हैं,
पहला ऑप्शन है यहाँ पर सिंथेसाइज करता है एटीपी को, कपल टू ट्रांसफर द एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटॉन्स इनटू द सेल, यानी कि जिससे क्या कर सके वो कपल, मतलब जिससे क्या कर सके वो ट्रांसफर कर सके एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के बाहर वाले प्रोटॉन्स को सेल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रूडेट प्रोटॉन्स फ्रॉम द सेल कपल टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी टू एडी, यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या कर रहा है बेसिकली एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। और कहाँ से, जो हाइड्रोलाइसिस हुआ है एटीपी का, ठीक है, किससे, एडीपी में, वहाँ से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है इज द एंजाइम दैट इनकॉर्पोरेट एटीपी इनटू मैसेंजर आरएनए, यानी कि एक एंजाइम है जो इनकॉर्पोरेट कर रहा है एटीपी को मैसेंजर आरएनए में। नेक्स्ट है कैरीड आउट ईच ऑफ द रिएक्शन इन इंडिकेटेड इन ए एंड बी, तो यस ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि ये दोनों रिएक्शन है वो ये कर रहा है, ये कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं करता है किसको, एटीपी को आरएनए से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज़ रेडियो आइसोटोप्स आर फ्रिक्वेंटली यूज इन द स्टडी ऑफ सेल, यानी कि जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं सेल को स्टडी करने में। एज्यूम अ कल्चर ऑफ इकोलाई, यानी कि सोचो कि कल्चर है इकोलाई का जो कहाँ पर ग्रो हुआ है, ग्रोन इन अ कल्चर मीडियम, कहाँ पे ग्रो किया गया है, कल्चर मीडियम में कंटेनिंग रेडियो एक्टिव, जो कि क्या है रेडियो एक्टिव है, यानी कि इकोलाई को हमने रेडियो एक्टिव तरीके से कल्चर किया है। रेडियो एक्टिव क्या है उसमें सल्फर, यानी कि उसका जो कुछ अमीनो एसिड हैं वो क्या होंगे बैक्टीरिया के, यस रेडियो एक्टिव आइसो, मतलब वो रेडियो लेबल्ड हुए होंगे। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ 48 आवर्स, यानी कि 48 आवर्स के बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फाइंड द रेडियो एक्टिव लेवल लोकेटेड, यानी कि इसके बाद जो रेडियो एक्टिव लेवल मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे वो पूछ रहे हैं यहाँ पर किसमें, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा एंजाइम्स। क्यों, क्योंकि देखिए डीएनए क्या है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और इनमें सल्फर का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं नेचर में, क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं नेचर में, और प्रोटीन्स में क्या मिलता है सल्फर मिलता है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा बी सही बिल्कुल एंजाइम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ द रिएक्शन वेयर स्मॉल प्रिकर्सर मोलिक्यूल आर असेंबल्ड इनटू लार्ज ऑर्गेनिक मोलिक्यूल इज रेफर्ड एज, यानी कि एक रिएक्शन जिसमें क्या है एक स्मॉल प्रिकर्सर मोलिक्यूल, प्रिकर्सर मोलिक्यूल क्या होता है प्रोडक्ट से के बनने से पहले वाला मोलिक्यूल, यानी कि अगर ए क्या बना रहा है बी बना रहा है तो बी का प्रिकर्सर कौन होगा ए होगा। तो एक रिएक्शन जिसमें स्मॉल प्रिकर्सर मोलिक्यूल है असेंबल होता है किसमें लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, किसी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म या फिर किसमें एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के बारे में बताया था, तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिल करके जब कोई बड़ा प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम क्या कह रहे हैं एनाबोलिज्म। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 फोस्फेट इज कंसीडर्ड टू रिस्ट्रिक्ट द इंडक्शन ऑफ, यानी कि फोस्फेट है उसे कंसीडर किया जाता है कि वो रिस्ट्रिक्ट करेगा किसके इंडक्शन को, पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकंड है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सी है बोथ एंड डी है नन ऑफ दीज। तो जो फॉस्फेट है वो कंसीडर करता है उसके, वो रिस्ट्रिक्ट करता है किसके इंडक्शन को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उससे इनको समझने में भी ईजी रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।